मेरा एक छोटा सा रिश्ता है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कि मेरे दादाजी ने अपने हाथों से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। श्री प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा उन्होंने लिखा था और इस शर्त पे लिखा था, कैलीग्राफी, ही वॉज ए कैलीग्राफी एक्सपर्ट। उन्होंने इस शर्त पे लिखा था कि मैं पैसे नहीं लूँगा लेकिन हर पेज के नीचे मैं प्रेम लिखूँगा। उनका अपना इनिशियल जो फर्स्ट था। तो अगर आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे जो हाथ से लिखा हुआ है उसमें नीचे प्रेम लिखा है। इसलिए मैं यहाँ आया था। लेकिन यहाँ आने के बाद पिछले 15 मिनट में इन लोगों ने इतने टॉपिक खोल दिए हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर अंत करूँगा। पहले हम संविधान की बात करते हैं। एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, पूर्णता में अंत छिपा होता है। जब कोई चीज़ पूर्ण हो जाती है तो वो चीज़ अंत हो जाती है। कुछ बचा के रखो ताकि आगे बढ़ा सको। एक डेवलपिंग नेशन पूर्ण नहीं होता है और ये उसकी सबसे अच्छी अच्छाई है। इसी कारण भारत का संविधान कभी पूर्ण नहीं होगा। इसको नेगेटिव में नहीं लेना है, इसको पॉजिटिव में लेना है कि समय के साथ हमें संविधान में बदलाव भी चाहिए। ठीक है। अब आज भी गवर्नमेंट ऑफिस है, मेरी वाइफ यहाँ बैठी हुई है, बड़े मेरे को रात को मारपीट होती है घर में और इस बात पे होती है, यार ये क्या सरकार है, कैसे बाबू है। सीडी का टाइम ख़त्म हो गया है, इनको डॉक्यूमेंट चाहिए सीडी पे। क्लाउड कंप्यूटिंग पे क्यों नहीं चाहिए, पेन ड्राइव पे क्यों नहीं चाहिए, सीडी में चाहिए। आप सीडियाँ ढूंढो, सीडी ड्राइव आती नहीं है, कौन सी मशीन में आती है। तो ये भी एक पूर्णता का है। धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी, बाबू इतनी आसानी से नहीं बदलते हैं, तो थोड़ा धैर्य रखना ज़रूरी है। जो मेरे में है शायद उनमें नहीं है, वो मेरे को डांटती रहती हैं कि तुम्हारी ये सरकार क्या कर रही है। बट जोक्स अपार्ट, भारत एक ग्रोइंग नेशन है और इसलिए संविधान भारत का पूर्ण हो नहीं सकता। समय बदलेगा, समय आज भी बदल रहा है। अब आपके सामने एआई आ रहा है, डी फेक आ रहा है, हमें बदलाव चाहिए। हमें सीआरपीसी में, आईपीसी में भी बदलाव चाहिए और सीआरपीसी आईपीसी की शुरुआत हो चुकी है। तो संविधान धीरे धीरे बदलेगा। लेकिन समझने वाली ये जो मूल एक चीज़ मैं समझता हूँ कि संविधान में कहीं में भी किसी को एब्सोल्यूट पावर और एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। यू नीड टू बी गवर्न्ड बाई अ सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन, चाहे वो किसके लिए हो। जैसे हमारे देवेंद्र फडणवीस पे मैं लिखता हूँ, नहीं, जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं। लोग मुझे ये बोलते हैं, जो मेरे चैनल पे भी आके बोलते हैं, जो उनके फ़ैन हैं, कि भाई उनकी पत्नी को एब्सोल्यूट अधिकार है। आई मीन शी इज़ अ वुमन, शी हैज़ अ फेमिनिज्म वगैरह सब, वो चाहे जो करें बिल्कुल करें। लेकिन अगर एक कॉमन मैन है, मैं हूँ, मेरी पत्नी कुछ करती है तो मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आपकी एक पब्लिक स्टैंडिंग है, अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हो, संवैधानिक पद पे बैठे हो, तो स्पाउस का दायरा सीमित हो जाता है और होना भी चाहिए। कभी देखा है कि फ़ौज की जो पत्नियां हैं फ़ौजियों की, वो रील्स बना रही हैं। तो ये भी हमें समझना ज़रूरी है कि संविधान एब्सोल्यूट जब बोलते हैं, हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ राइटिंग और फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल भी संयम से करना चाहिए। अगर आप पब्लिक में हैं, अगर आप पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक में बोलते हैं, आपको लोग सुनते हैं, मीडिया आपको कवर करता है, तो अपनी वाणी पे संयम रखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये नहीं आप स्टेज पे खड़े हो गए, किसी ने वहाँ से ऑडियंस से पनौती बोला और आपने पनौती को बोल दिया। आप उसको वहीं चुप कर सकते थे, सुन लिया, बोला, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जिस बंदे ने बोली है। लेकिन आपको वो चीज़ रिपीट करने की, आपने उस चीज़ को इंडोर्स कर दिया। तो जब हम
पब्लिक की बात करते हैं, जब हम लीडर्स की बात करते हैं, तो वाणी पे संयम बहुत ज़रूरी है, जो मूलतः लोगों में नहीं होता है। तो पहले तो भाई अंदर तो उबाल आता रहेगा, मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे में 50 उबाल आते हैं, इसको ये लिखूँ वो लिखूँ, छोड़ यार, वाई शुड आई एम्पलीफाई, वाई शुड आई गेट इनटू फाइट। तो संविधान अपनी जगह है, संविधान को इंटरप्रेट करना सब अपने हिसाब से करते हैं, पॉलिटिशियंस भी अपने हिसाब से। अभी किसी वक्ता ने बोला कि मैं करूं तो ये रूल है, वो करे तो रूल नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसी संविधान की स्पिरिट कभी नहीं थी। संविधान की स्पिरिट ये थी, जो रूल्स हैं वो सबके लिए हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे आम जनता हो, सब। लेकिन हाँ, जब आपने संविधान को अपनी प्रोप्राइटरी बना लिया, तो आपने कहा कि हम जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल करें, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत में 1975 की इमरजेंसी रही। जब आपने सबको जेल में डालने के बाद सेकुलरिज्म वर्ड उसमें घुसा दिया, सबको जेल में डालने के बाद आपने संविधान को अपने हिसाब से चलाया, वो गलत है। लेकिन अगर आज का डिस्पेंसेशन देखें, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन देखें, जो पावर में है, कोई भी चीज़ संविधान के दायरे के बाहर नहीं है। जो भी हम काम करते हैं, जो भी आज के मतलब सीधा सीधा बोलें, घुमा फिरा क्यों ना हूँ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, संघ, ये सब संविधान के दायरे के अंदर रह के ही काम कर रहे हैं। संविधान के दायरे के बाहर कोई नहीं आया है आज तक। जब 370 और राम जन्मभूमि की बात हुई थी 2014 में, तो इस पृथ्वी पे एकमात्र जो सबसे क्वालिफाइड इकोनॉमिस्ट रहे, उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस लाओ, राम मंदिर बनाओ। प्रेसिडेंट एक लाइन लिखेगा और 370 हट जाएगी। आपने कभी सोचा, अगर प्रेसिडेंट एक लाइन लिख के 370 हटा देते, या अगर ऑर्डिनेंस ला के राम मंदिर डिक्लेयर कर देते, तो कितनी लाशें गिरती भारत में? गिरती नहीं गिरती? लेकिन आपने संविधान के दायरे में रह के 370 जो एक संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर आपने उसको हटाया। कहाँ हटाने? संवैधानिक प्रक्रिया की जो हाउस है वो क्या है? पार्लियामेंट। लेकिन आस्था के प्रश्न, क्योंकि वहाँ संविधान की आपस में लड़ाई हो सकती है संवैधानिक रूप से, भाई इंटरप्रिटेशन है, कोई कुछ इंटरप्रेट करे, कोई दूसरा इंटरप्रेट करे, तो वहाँ पर इंटरप्रिटेशन की न्यूट्रल एजेंसी कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। तो राम मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट से और 370 हटी संसद से। लाश गिरी कोई? दोनों में लाश। अब खैर अभी इतना वक्त नहीं है मैं हिस्ट्री बताऊं, लेकिन शुरुआत तो ब्लूप्रिंट तो 2009 से बन रहा है और 2014 के बाद इम्प्लीमेंट हुआ है। तभी तो 2016 में मैंने लिखा था कि राम मंदिर और 370 2019 के चुनाव के बाद होगा, 2019 के चुनाव से पहले नहीं होगा, चाहे जो कोई कितना ही शोर मचा ले। तो संविधान भारत का सही है गलत है उसमें हम नहीं जाते, ठीक है, वो जो वहाँ बैठे हुए हैं 500-600 लोग वो डिसाइड करें, लेकिन हमारा काम ये है कि लोगों को सही रास्ता दिखाना संविधान से। दूसरी बात जो आप लोगों में एक बात हुई कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को राइट्स नहीं मिले, मैं समझता हूँ ये बात आपकी सही है 2014 तक, 2014 के बाद नहीं, क्योंकि अब हमारे सोच SC ST हरिजन्स OBC इत्यादि इत्यादि इत्यादि, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरेस्ट है तो आप कुछ भी निकाल दो। किसी ने पिछड़ा वर्ग निकाला तो अगले ने अति पिछड़ा वर्ग निकाल दिया, फिर किसी ने अति पिछड़ा वर्ग निकाल दिया, तो ये तो निकलते रहेंगे। आज हमारी सोच ये है कि केवल भारत में 2 वर्ग हैं, एक जो कमा के खा सकता है और एक जो कमा के नहीं खा सकता है। और कमा के जो नहीं खा सकता है उसको हमें उस लेवल पे लाना है कि वो कमा के खा सके, इज्जत
स्वाभिमान सबसे बड़ी चीज़ है। आज अगर हम 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री में देते हैं तो इसलिए नहीं देते कि हमारे पास हमें उनको मतलब वी आर सर्विंग द पुअर, ऐसा सोच नहीं है। इसके दो स्ट्रैटेजिक कारण है। पहली बात, हमारे यहाँ अनाज इतना है भारत में आज की डेट में कि अगर हम बांटने लगें तब भी हमारे पास कम नहीं है। तो रादर देन 2 रुपये किलो सड़ा के उसको दारू बनाने वाली कंपनियों को देने से अच्छा है गरीबों में चला जाए, पेट भरेगा उनका। फ़ायदा उससे क्या है, उसका जो बेनिफिट आपको मिलता है इंटरेस्ट, कि वो उसकी सोच अब मारामारी, रोज़ की मारामारी खाने पे नहीं है, बल्कि जो उसका काम है उसको आगे बढ़ाना, चाहे वो किसानी हो, चाहे वो और भी कोई काम हो, चाहे वो लेबर हो, वो अपना काम, उसको ये पता है कि भाई कुछ भी हो जाए मेरे पास खाने के 2 रोटियां तो हैं। किसान और उगाएगा। तो जैसे जियो पॉलिटिक्स में मैं लिखता हूँ हमेशा आर्म्स फार्मा ऑयल। भारत ने जो चीज़ अपनाई है वो खाना है, क्योंकि अगर खाना नहीं है तो अंबानी और आप में फ़र्क क्या है भाई? एक समानता जो अंबानी में, अडानी में, मुझ में और जो बाहर रिक्शे वाला है या ढाबे वाला है, ढाबे वाले आजकल बड़े करोड़पति हैं, इनमें जो एक समानता है कि सबको खाने चाहिए, चाहे 2 रोटी चाहिए हो चाहे 4 रोटी। रोटियां आप घर में भी खा लो, चूल्हे पे खा लो या 5 स्टार में खा लो, पर रोटी आपको खानी है, पेट। तो संविधान ने सबको अधिकार दिया है पेट में। तो आज अगर आप देखें तो संविधान हम तोड़ नहीं रहे, संविधान को हम मजबूत कर रहे हैं, है कि नहीं? हमेशा एक बात याद रखो, खास तौर से आज के टाइम में, कि हम किसी की लकीर काट के आगे नहीं बढ़ रहे, हम अपनी लकीर को लंबा कर रहे हैं और तब दूसरी लकीर अपने आप छोटी दिखेगी। तो अगर हम सुपर पावर बनेंगे तो हमें काटना पड़ेगा। हम आपके निजी जीवन में भी, आपके बिजनेस में भी कंपटीशन, अच्छा उसने टेंडर 100 रुपये का दिया, मैं 98 का दूंगा, लकीर मत काटो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपनी लकीर को लंबा करो। अगर आप ये सोच के चलोगे आपके दुश्मन कम होंगे, बिजनेस ज़्यादा होगा। आप किसी की लकीर काट रहे हो तो अगले बंदे के हाथ में भी तो कैंची है। ये आप कैसे सोच के बैठे हो कि आप क्या? तो आज अगर कांग्रेस 400 से 40 सीट पे आ रही है ना, ये इसलिए आ रही है कि इनकी फिलॉसफी हमेशा दूसरे की लकीर काटना है। 2019 के चुनाव में चौकीदार चोर है, क्या हुआ सब जानते हैं। 2024 के चुनाव में पनौती आ गया। आपने लकीर काटी है। आप कोई भी कांग्रेसी नेता की या विपक्ष के नेता की, मैं किसी को बाइस नहीं हो रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में खड़ा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन डे पे खड़ा हूँ, मैं बाइस नहीं हूँ, सबको समान अधिकार है। लेकिन आप अप्रोच देख लो। एक जो लीडर होता है वो समाज को बदलता है, वो पीढ़ियों को बदलता है, और एक जो पॉलिटिशियन होता है वो प्रेजेंट पीढ़ी को इस्तेमाल करता है। नरेंद्र मोदी अगर आज की डेट में देखा जाए तो प्रधानमंत्री आज की डेट में जो छोटे बच्चे हैं, अगर आप उनको देखो तो दे ऑल लव प्राइम मिनिस्टर, रिकग्नाइज करते हैं। वो नई जनरेशन बना रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? तो जब हम संविधान की बात करें तो कृपया इस चीज़ को याद रखें, संविधान सबके लिए बराबर है, इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, लेकिन कभी भी आप में से वकील कितने में हैं यहाँ पर? कोई है लॉ से? लॉ कर रहे हो आप? जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आपने लॉ कौन से ईयर में हो आप? सेकेंड ईयर है। ये फंडामेंटल तो आपको समझा दिया गया होगा ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या फ़र्क है। ठीक,
जब आप खड़े होके सोशल मीडिया पे सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा बोलते हो तो इससे सुप्रीम कोर्ट पे फ़र्क पड़ रहा है या आपकी सोच या समझ पे आप दर्शा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट का काम टेक्निकल एविडेंस इवैल्यूएट करना नहीं है। ये फंडामेंटल काम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, सेशन कोर्ट का है। हाई कोर्ट उसकी वैलिडिटी देखता है और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा बोलते हैं सोशल मीडिया। मैंने कई लोगों को लिखा, अगर आपको ये भाषा इस्तेमाल करनी है या तो आप मेरा चैनल छोड़ दो वरना मैं ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि यहाँ फॉलोअर बनाने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। मेरे पास 4 लोग सुनने वाले हैं, अच्छे ढंग से सुनते हैं, मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 1000 लोगों के पैक्ड ऑडिटोरियम में भी बोलता हूँ और 50 लोगों के बीच में भी बोलता हूँ। मेरे लिए कोई छोटा स्टेज नहीं होता, कोई बड़ा स्टेज नहीं होता, लेकिन चीज़ को सेंसिबल तरीके से समझना ज़रूरी है। आपके बारे में कोई कितना भी नेगेटिव बोले, आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। जब तक लीडर अनबाइस्ड नहीं होगा, लीडर और पॉलिटिशियन में फ़र्क होता है। ये अलग बात है, लूज टर्म में हम हर नेता को लीडर बोल देते हैं, चाहे वो गुंडा मवाली कोई भी हो, उसको लीडर बोल देते हैं। लेकिन लीडर ट्रांसफॉर्मेशनल होता है, जो जनरेशन्स को बदलता है। पॉलिटिशियन वोट के लिए काम करता है, केवल उसको शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव चाहिए, जैसे राहुल गांधी। ठीक है ना? तो राहुल गांधी फोर्स्ड पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिशियन भी नहीं है, फोर्स्ड पॉलिटिशियन है। वो एक डिस्ट्रक्टिव माइंड है, कंस्ट्रक्टिव माइंड नहीं है।